हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं किरण पांडे पेडागॉजी की क्लास में सिविल माइंड्स एकेडमी की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपके जो सिलेबस, शिक्षक भर्ती के जो सिलेबस में पेडागॉजी जो पोर्शन है उसके सिलेबस को हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। सारे टॉपिक्स को हम लोग क्रम से पढ़ेंगे और उसी के लिए मैं आज आपकी पहली ये क्लास है, इसमें मैं लेके आई हूँ आपको मनोविज्ञान के बारे में जानकारी दूंगी, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान जो हमारे शिक्षण का एक बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है उसके बारे में, और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसको भी आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ये जो आपके पेडागॉजी की क्लास क्या है, पेडागॉजी यानी शिक्षण मनोविज्ञान, और हम लोगों ने ट्रेनिंग में सब ने किया हुआ है। आप सब B.Ed, D.Ed, M.Ed बहुत लोग सब करके बैठे। ये सब क्या है? शिक्षण ट्रेनिंग है एक तरह से, और इसमें यही सब सिखाया जाता है कि बच्चों मतलब कि शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए, बच्चों से कैसे ट्रीट करना चाहिए। वही सारे जो चीज़ें हैं हमारे शिक्षण भर्ती या फिर आप टेट एग्ज़ाम कह सकते हो, इन सब परीक्षाओं में उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पोर्शन है पेडागॉजी वो यही उनके जो मेन जो पॉइंट्स हैं, मेन जो टॉपिक्स हैं हमारे शिक्षण के, वो इंक्लूड करता है। ठीक है, चलिए अब मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है बच्चों, आपको क्लियर दिख रहा होगा। शिक्षा मनोविज्ञान तो हम सभी जानते हैं। मनोविज्ञान कब आया था? मनोविज्ञान शब्द आंग्ल भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतर है। और मनोविज्ञान भी जो विषय है ज़्यादा पुराना नहीं है ना, इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। पहले मनोविज्ञान को कोई जानता भी नहीं था, हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र चलता था, उसी से निकल के अब ये मनोविज्ञान आया है। तो ये क्यों बना है? मनोविज्ञान आंग्ल भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है। इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है साइकोलॉजी, चेंज कर देती हूँ मैं कलर को, इसको साइकोलॉजी शब्द से बना है। इसका हिंदी रूपांतर है मनोविज्ञान। और ये आया कहाँ से है? साइकोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइके और लोगास, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। लोगोस का क्या अर्थ होता है? विचार करना। लोगोस का अर्थ होता है विचार करना, सोचना और अध्ययन करना। ठीक है, तथा ये साइके का मीन्स होता है मन अथवा आत्मा। तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा बच्चों कि इस प्रकार मनोविज्ञान को मिला के बन जाएगा मन तथा आत्मा का अध्ययन करना, मन तथा आत्मा के बारे में विचार करना, या मन या आत्मा को पढ़ना एक तरह से। तो ये क्या विज्ञान है? मन तथा आत्मा का विज्ञान। इस तरह से इसका जो सबसे पहले इसके बारे में जो एक वो धारणा बनाई गई कि यह वह विषय है या वह विज्ञान है जो मन का अध्ययन करता है। ये हमने मनोविज्ञान के बारे में समझ लिया, नाम से भी स्पष्ट जाहिर हो जाता है मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान। लेकिन ये अब चेंज हो गया है, ये धारणा अब चेंज हो गई है। देखिए, अब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले देख लेते हैं जो हम मनोविज्ञान की एक शाखा है बाल मनोविज्ञान, शिक्षण मनोविज्ञान, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनोविज्ञान विषय के नियम, सिद्धांत एवं क्रियाविधि। नियम कहाँ से लिए गए हैं? मनोविज्ञान से ही लिए गए हैं। सिद्धांत भी मनोविज्ञान से आए हैं, और क्रियाविधि प्रोसेस जो करना है वो भी हमने मनोविज्ञान से लिया है। लेकिन ये उसकी एक अलग से एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें इसी से सारे नियम आए हैं, सिद्धांत आए हैं, क्रियाविधि आई हैं, और इनको हम शिक्षा के क्षेत्र में काम लाने का प्रयत्न किया जाता है। मनोविज्ञान तो एक बहुत बड़े स्तर पे हो गया, प्रत्येक व्यक्ति के मन के बारे में जानना, ठीक है। लेकिन हम उसकी एक शाखा के रूप में हम यहाँ केवल बीइंग टीचर हम यहाँ पे अध्ययन करने आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान का, है ना। हमें मनोविज्ञान में नहीं घुसना है, हम अपने को एक अलग पोर्शन डिवाइड करके रखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके सारे सिद्धांत, सारे नियम हमने मनोविज्ञान से ही लिए हैं। लेकिन अब इनका प्रयोग हम लोग किस में करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह वह विषय है जिसमें विद्यार्थी के व्यवहार, अब देखिए यहाँ पे ये आ गया है जो मैं कह रही थी ना आपसे यहाँ पे कि पहले ऐसा माना जाता था कि मन का विज्ञान है, मन के विज्ञान से आत्मा का विज्ञान हुआ, चेतना का विज्ञान हुआ। लेकिन आज की जो धारणा है आधुनिक मॉडर्न एरा में, मनोविज्ञान को हम लोग मानते हैं व्यवहार का विज्ञान, मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान। और हम शिक्षण मनोविज्ञान कर रहे हैं तो ये हमें विद्यार्थी के व्यवहार के बारे में समझना है। विद्यार्थी के व्यवहार का शैक्षिक वातावरण के संबंध में अध्ययन किया जाना है।
टू बी वेरी क्लियर, समझ में आया कि हम शिक्षण मनोविज्ञान में, पेडागोजी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बच्चे के व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? शैक्षिक वातावरण में। विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक वातावरण में रहते हुए करेंगे। मतलब विद्यार्थी शिक्षा में, मतलब कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, स्कूल में विद्यार्थी की गतिविधियाँ कैसी हैं, कक्षा के अंदर कैसी हैं, कक्षा के बाहर कैसी हैं, और न केवल स्कूल के बाहर भी उसका जो व्यवहार है उन सबका हमें अध्ययन करना है। देखिए, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। हम लोग क्यों शिक्षण दे रहे हैं? हम अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं और शिक्षा का यही एकमात्र उद्देश्य है। अब हम बाल मनोविज्ञान के बारे में तो हमने यहाँ देख भी लिया है। बाल मनोविज्ञान, बाल विज्ञान के अंतर्गत बच्चों के विकास और वृद्धि की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। आपका जो पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का, पेडागोजी का, वो यही है, डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, ये पूरा अभी हमने इस एक स्लाइड में मैंने आपको मनोविज्ञान के बारे में बताया, और हम शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही हम लोग बाल मनोविज्ञान को पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं बाल मनोविज्ञान क्या है। बाल मनोविज्ञान तो समझ में आ जा रहा है इसके नाम से ही। बाल मनोविज्ञान मतलब बालकों के मन के बारे में अध्ययन करना, व्यवहार के बारे में अध्ययन करना। और ये जो है बच्चों, केवल ऐसा नहीं है कि जब बच्चा हमारे विद्यालय में आया है तब उसका, ये बच्चे का जो व्यवहार संबंधित रहता है वो उसकी गर्भावस्था से, मतलब बच्चा जब माता के गर्भ में स्थान लेता है और पैदा होता है, उसके बाद स्कूल आता है, उसके बाद किशोरावस्था में जाता है, कॉलेज तक पहुंच जाता है। मतलब ये सारा जो बच्चों का जो व्यवहार है किसी एक पॉइंट से नहीं, पूरा आपस में जुड़ा हुआ रहता है। उसकी अवस्थाएं, विभिन्न अवस्थाओं से उसका व्यवहार समय समय पे बदलता रहता है। तो ये क्या है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन हमें यहाँ पे करना है। हम स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। हम लोग जो एक परीक्षा देने जा रहे हैं स्कूल भर्ती की, टीचर भर्ती की, इसमें क्या है बच्चों, आपको प्राथमिक शिक्षक हैं उनको प्राथमिक शिक्षक से मतलब समझ जाइए आपको कितने बड़े बच्चों को हैंडल करना है, बाल्यावस्था तक के कक्षा, मतलब कि उनकी उम्र अगर देखा जाए तो उम्र उनकी 6 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों को आपको देखना है, उनको समझना है, उनको पढ़ाना है। और जो शिक्षक की बात अगर मैं करूं तो हमें आपको ट्रीट करना पड़ेगा कितने उम्र के बच्चों को, हम कह सकते हैं 12 से 15 साल तक की, और किशोरावस्था 15 से हम लोग 18 साल तक के बच्चों को। ठीक है, तो ये हमारे जो अध्ययन का विषय रहेगा। तो बच्चों का गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का, गर्भावस्था इसलिए कहा कि बच्चा जब बाल्यावस्था में आता है तो शैशवावस्था का प्रभाव उस पर रहता है। उसकी शैशवावस्था कैसे बीती है उसका क्या कहना चाहिए, इन्फ्लैक्ट दिखाई देता है बाल्यावस्था में। ठीक है, तो बच्चे का ये सारी अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसी तरह से उसका व्यवहार भी डिपेंड करता है कि उसको पूर्व में किस तरह का वातावरण मिला है, किस तरह की उसकी दिनचर्या रही है। देखिए, बाल मनोविज्ञान के बारे में बर्क जो हैं, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं बर्क, इन्होंने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया था। किसने? बर्क महोदय जी ने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया था। और उसके बाद आए हैं पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया था। बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया था किसने? पेस्टोलॉजी ने। और सबसे पहले अगर परिभाषित किया इनको बाल मनोविज्ञान को तो बर्क महोदय जी ने। इन्होंने पेस्टोलॉजी की एक बुक आई थी, बेबी बायोग्राफी। ठीक है, ये इन्होंने लिखी थी चाइल्ड साइकोलॉजी पे। ठीक, बहुत प्रसिद्ध बुक थी ये, बेबी बायोग्राफी पेस्टोलॉजी की, और वो कौन? चाइल्ड साइकोलॉजी पे थी। फिर इसके बाद हम नाम ले सकते हैं क्रो एंड क्रो। ये भी बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं और आप मोस्टली टॉपिक में इनको देखोगे, सुनोगे, इनकी परिभाषाओं को जानोगे, इनके विचारों को। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि बालकों, ये जो 20वीं सदी है ये बालकों का काल होगा। इन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि 20वीं सदी जो है वो बालकों का काल होगा। तभी आप देखते हैं आज की जो शिक्षा है उसका जो सेंटर है, उसका मुख्य बिंदु जो है वो है बच्चे। ठीक है, टीचर भी बाद में है और बाकी चीज़ें सब बाद में है, सबसे पहले हैं बच्चे। बच्चे के लिए क्या सही है वही चीज़ वो लागू करी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये था स्टेनली हॉल जी के द्वारा, जिन्होंने एक प्रश्नावली का निर्माण किया था। बच्चों के ऊपर, बच्चों की अवस्था के ऊपर, बच्चों के व्यवहार के ऊपर एक प्रश्नावली का निर्माण किया था।
जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही थी चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए। और ये स्टेनली हॉल को ही बाल मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। ये सारे मनोवैज्ञानिकों के नाम को आप समझ लेना, याद कर लेना, रटना नहीं, बस समझ लेना कि सबसे पहले परिभाषित किसने किया था, बर्क महोदय जी ने, और उसके बाद वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया था, पेस्टलॉजी ने, और इनकी जो बुक थी उसने बहुत ज़्यादा मदद की थी बच्चों बाल मनोविज्ञान को समझने में। इनकी जो बुक थी बेबी बायोग्राफी थी, और चिल्ड्रन, इसका क्या था, ये बुक का विषय क्या था, वो चाइल्ड साइकोलॉजी पे लिखी गई थी। फिर क्रो एंड क्रो ने ये बता दिया था कि 20वीं सदी जो होगी वो बालकों का काल कहलाएगी। उसके बाद स्टेनली हॉल ने एक प्रश्नावली का निर्माण किया था, और इसीलिए इनको जो कहा जाता है, एक विशेषण मिला हुआ है, उपनाम बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लियर हुआ ये? चलिए नेक्स्ट है वृद्धि। अच्छा, अब हम आ गए हैं अपने मेन पॉइंट पे। वो हमने बाल मनोविज्ञान के बारे में समझ लिया। अब हम देखते हैं बच्चों की विभिन्न अवस्थाएं, उनके बच्चों का विकास कैसे होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपका फर्स्ट वाला जो टॉपिक है, अब उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या होता है? देखो, वृद्धि क्या होती है बच्चों, और विकास क्या होता है। वृद्धि एवं विकास, ये दोनों शब्द प्राय बिना कोई भेदभाव के पर्यायवाची के रूप में काम में लाए जाते हैं। हम सब एक साधारण रूप से पढ़ें तो वृद्धि को ही विकास मान सकते हैं ना, लेकिन जब हम आते हैं अपने चाइल्ड साइकोलॉजी पेडागॉजी पे, तो ये दोनों ही बहुत ही अलग अलग हैं। वृद्धि एकदम अलग पॉइंट हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, और विकास बिल्कुल अलग पार्ट हो जाता है। बच्चे की वृद्धि और विकास, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अभी यहाँ आज की क्लास में आपको एंड तक समझ में आ जाएगा इन दोनों में अंतर क्या है, और ये दोनों की परिकल्पना क्या है, एक्चुअली क्या है, वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो पर्यायवाची के रूप में काम में लाए जाते हैं, लेकिन दोनों क्या एक प्रकट यही करते हैं कि गर्भाधान के समय से किसी विशेष समय तक किसी प्राणी में कितना कुछ परिवर्तन आया। एक मोटा मोटी रूप में देखा जाए, नॉर्मल वे में एक तरीके से देखा जाए, तो दो वृद्धि और विकास दोनों ही क्या दिखाते हैं कि गर्भावस्था से, और क्या कहते हैं, किसी बच्चों के मतलब कि समय के साथ साथ उनके अंदर कितना परिवर्तन आया, यही दिखाते हैं दोनों समय। दोनों चीज़, क्या चीज़, वृद्धि भी और विकास भी, कि बच्चे में कितना कुछ चेंज आया। बच्चे का जब जन्म हुआ तब से लेकर और जैसे जैसे समय के साथ बड़ा हो रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये दोनों चीज़ ये दिखाने के लिए हम दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चे की वृद्धि हो रही है या बच्चे का विकास हो रहा है। तो इस परिवर्तन की प्रक्रिया में वातावरण की शक्तियों और शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। तो परिवर्तन तो धीरे धीरे होता है, समय तो हर चीज़ को चेंज कर ही देता है, बच्चे को भी चेंज कर देता है ना, लेकिन इन चेंज होने में ये क्या है, वातावरण की शक्तियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वातावरण की शक्तियाँ और शिक्षा, तो बच्चा किस तरह का चेंज हो रहा है, बच्चे के अंदर किस तरह का विकास हो रहा है, ये डिपेंड करता है उसकी शिक्षा पर और उसके जो उसको वातावरण प्रोवाइड कराया जाता है। ये दोनों चीज़ें मिलाकर ही क्या होता है, बच्चे के अंदर सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह की ला सकते हैं। सही शिक्षा ना मिले, सही वातावरण ना मिले बच्चे को, तो एक नकारात्मक विकास की ओर बढ़ जाएगा, और अगर सही में अच्छे से वातावरण मिले बच्चे को, और क्या कहते हैं, सही शिक्षा मिलेगी, तो बच्चे के अंदर सकारात्मक विकास होगा ही होगा। क्लियर है? अब ये देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ये दो चार्ट हैं, देखो, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। तो बच्चों, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि ये दिखाती है किसी चीज़ का बढ़ना। जैसे अब बच्चा जब जन्म लेता है, तो जन्म के समय वो एकदम छोटा सा रहता है, डिपेंड रहता है सबके ऊपर, है ना, माता के ऊपर, माता के दूध पर डिपेंड रहता है। इवन जब वो शुरू में जैसे ही पैदा होता है, तो वो अपनी आंखें तक झपका नहीं पाता। धीरे धीरे उसके अंदर ये शक्ति आती है कि आंखें झपकाता है, सिर संभालना सीखता है, धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां जो हैं स्ट्रांग होती हैं, तो बैठना सीखता है, खड़े होना सीखता है। हाँ, कुछ पहले तरल पदार्थ खाता था, फिर धीरे धीरे दांत उसके अंदर विकसित होते हैं, दांतों से चबाना सीखता है। तो ये क्या हो रही है, ये वृद्धि हो रही है बच्चे के शरीर में, बच्चे की मांसपेशियों में, ये क्या हो रही है, वृद्धि दिखा रही है। ठीक है, और जो विकास होता है बच्चों,
ये एक अलग चीज है। ये क्या है, बच्चे का जैसे हमने देख लिया कि उसकी वृद्धि हो रही है, छोटा सा था, धीरे धीरे उसका साइज जो बढ़ रहा है ना, मांसपेशियां बढ़ रही हैं, मतलब वो थोड़ा सा विकसित हो रहा है। लेकिन विकास को किस में परिभाषित करेंगे, जब बच्चे की कार्य क्षमता बढ़ रही है। कार्य क्षमता मीन्स उसके गुणों में वृद्धि हो रही है। अर्थात देखिए, जैसे कि बच्चे के दूध के दांत आए हैं, हाँ, दूध के दांत से वो इतना नहीं स्ट्रांग नहीं होते, उसके बाद जब उसके जो दूध के दांत गिर जाते हैं, पक्के दांत आते हैं, मतलब उसके जो है कार्य क्षमता बढ़ रही है। अपनी गर्दन को हिलाना सीख रहा है। कोशिका जो पहले जब उसके नसें जो माने जाती है, हड्डी कमजोर होती हैं, धीरे धीरे उसकी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो मजबूत होती जाती हैं, चलना सीख रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसके गुण बढ़ रहे हैं ना, उनकी क्षमता बढ़ रही है। तो ये क्या है, बच्चे का विकास है। और जो उसके शरीर में जो दिखाई दे रहा है परिवर्तन, वृद्धि होना, वो उसकी वृद्धि है। तो सीधे समझ सकते हैं बच्चों कि वृद्धि क्या है, शारीरिक परिवर्तन, शरीर में वृद्धि होना, मांसपेशियों में वृद्धि होना, वो वृद्धि है। लेकिन उसके मांसपेशियों के गुणों में वृद्धि होना, मांसपेशियों की क्षमताओं में वृद्धि होना, ये कहलाता है विकास। कार्य क्षमता को बढ़ाना ही विकास कहलाता है। एक तरह से वृद्धि को कह सकते हैं कोशिका में बढ़ोतरी। बताया जैसे मैंने, बच्चे की कोशिकाएं धीरे धीरे आकार लेने लगती हैं, तो वो उसकी वृद्धि कहलाती है। लेकिन ये कोशिकाओं में जब क्षमता बढ़ने लगती है, वो अपने अंगों से विभिन्न प्रकार का काम लेना सीख जाता है, तो ये कहलाता है उसका विकास। वृद्धि जो है हमेशा एक पक्षीय होती है। वृद्धि हमेशा एक पक्षीय होती है, मतलब ये मोस्टली जो है शारीरिक पक्ष इसका दिखाई देता है। बच्चे का शरीर में जो परिवर्तन बढ़ते हुए जो परिवर्तन दिखाई देता है, वो वृद्धि होते हुए वो दिखाई देता है, ये एक पक्षीय मानी जाती है। और विकास जो होता है बच्चों, ये बहुपक्षीय होता है। इससे कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल देखिए। बच्चे के शरीर में जो परिवर्तन दिख रहा है, वो समझ लीजिए उसकी वृद्धि हो रही है। लेकिन शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ बच्चा जो है नैतिक चीज़ें सीख रहा है, बच्चा सामाजिक चीज़ें सीख रहा है, बच्चे के अंदर क्या कहना चाहिए, मानसिक डेवलपमेंट आ रहा है। ये सब चीज़ें कहलाती हैं बच्चे का चहुमुखी विकास। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये बहुपक्षीय होता है। विकास जो है हमेशा बहुपक्ष, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ में विकास हो रहा है। बच्चे की जैसे शारीरिक, ये जो शरीर तो बढ़ ही रहा है, एक पक्षी जैसे हमने बताया, शरीर में बच्चा जो है छोटे से अब थोड़ा बड़ा हो गया, चलना सीख लिया, तो चलने के साथ साथ वो क्या समझ रहा है, अपने परिवार के लोगों को पहचान रहा है, थोड़ा उसने बोलना सीख लिया, हाँ, थोड़ा उसके अंदर एक नमस्ते करना, हेलो बोलना, ये सब करने, ग्रीट करना आ गया, बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, ये सब किया, उसका नैतिक पक्ष मजबूत हो रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है वो बच्चे के विकास को दर्शा रहा है। विकास जो है हमेशा बहुपक्षीय होता है। क्लियर? वृद्धि अर्थात लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि। वृद्धि को आप एक इसमें जान सकते हो, वृद्धि का मतलब है बच्चे की लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि। ये है वृद्धि की परिभाषा। और इसको, विकास को हम कैसे पहचानेंगे, बच्चे का संवेगात्मक, बच्चे के अंदर नैतिक विकास और मानसिक पक्ष, ये सब मजबूत होता है, डेवलप होता है, उसको हम कहेंगे विकास। संवेगात्मक, जितने भी संवेग हैं बच्चे के अंदर, हंसना, रोना, गुस्सा होना, डरना, ये सारे अपने को कंट्रोल करना सीख जाता है। ये अपने संवेगों को एक्सप्रेस करना सीखता है। ठीक है? नैतिकता का उदाहरण मैंने भी दिया कि बच्चा बाहर वालों से कैसे ट्रीट करता है, घर में वो कैसे ट्रीट करता है, स्कूल में कैसे रहता है, अपने साथियों के सामने कैसे रहता है, शिक्षक से कैसा व्यवहार करता है, वो नैतिकता के लिए आ जाता है। और मानसिक पक्ष, बच्चे का मानसिक पक्ष भी जो है बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं कि बच्चे की लंबाई तो बढ़ गई लेकिन उसका अगर मानसिक विकास नहीं हुआ तो कोई काम का नहीं, फिर वो स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। सॉरी। तो समझ में आया बच्चों, क्या है विकास से तात्पर्य है बच्चे के इन सब चीज़ों में विकास, ये इन सब चीज़ों की क्षमता में वृद्धि, इन सब चीज़ों की गुणों में वृद्धि। इन सब एरिया जो मैंने बताए हैं, संवेगात्मक, नैतिकता, मानसिक, सामाजिक, सारे पक्ष इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसमें अगर बच्चे के अंदर विकास आ रहा है तो समझा जाएगा कि बच्चे का विकास हो रहा है। वृद्धि जो है या तो संख्यात्मक होती है या मात्रात्मक। वृद्धि को हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं, तौल सकते हैं। बताए ना, जैसे बच्चे के भार में वृद्धि हुई तो आप तौल के बता दोगे कितनी मात्रा में वृद्धि हुई। संख्यात्मक मतलब बच्चे के कितने दांत आए आप संख्या में गिन के बता दोगे। ठीक है?
तो ये क्या होती है, वृद्धि हमेशा संख्यात्मक या मात्रात्मक होती है। लेकिन जो विकास है इसको हम कह सकते हैं कि ये क्वालिटी दिखाता है, गुणात्मक, बच्चे के गुणों को प्रकट करता है। मान लीजिए दांतों की संख्या तो 28 हो गई है ना, लेकिन वो दांत कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कैसे हैं, दांतों के गुणों में जो वृद्धि होगी वो कहलाएगा विकास। ठीक है, ये एज के साथ साथ होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पैदा होते ही उसके अंदर वृद्धि भी हो गई और विकास भी। वृद्धि भी धीरे धीरे होती है, अभी मैं इसकी प्रक्रिया भी आपको समझाऊंगी, और विकास भी। ठीक है, ये वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक होती है, एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, या बहुत कम स्लो हो जाती है। आप देखोगे बच्चे की जो लंबाई है एक हद तक बढ़ती है, 18 साल या 21 साल के बाद बच्चे की लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है। ठीक है, भार में भी वृद्धि एक समय तक होती है, उसके बाद वो आसपास वहीं तक रहता है, ज़्यादा नहीं। एक मतलब अवस्था के साथ साथ चेंज होता जाता है, लेकिन एक ज़्यादातर देखेंगे कि बच्चा जब किशोर अवस्था पूर्ण कर लेता है उसके बाद उसका जो वृद्धि जो है एक हद तक कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो विकास है वो मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी बंद नहीं होता। ठीक है, विकास को हम ऐसे देख सकते हैं बच्चों, जैसे अभी आपने शिक्षा पूरी की, अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बीएड डीएड जो भी किया, अब आप क्या करने जा रहे हो, रुके तो नहीं वहाँ पे, अब आप जॉब की तैयारी कर रहे हो। तो ये क्या दिखा रहा है, विकास, आपके अंदर डेवलपमेंट आ रहा है। अब जॉब की तैयारी के साथ आपने जॉब अचीव कर ली, तो उसके बाद ऐसा तो नहीं बस अब यही जीवन है, उसके बाद तुम आगे और आगे बढ़ने का सोचोगे, कुछ और प्रमोशन होगा आपका, है ना। तो एक जगह रुकना नहीं है, विकास का जो है क्रम है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। और इसीलिए इसको संकीर्ण कहा गया है, किसको, वृद्धि को, कि एक समय के बाद रुक जाती है, संकीर्ण है, और ये पूरे जीवन भर चलता रहता है, इसीलिए इसको व्यापक कहा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चार्ट है, इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि वृद्धि और विकास में एक्चुअली अंतर क्या है। ये ध्यान रखना बच्चों कि वृद्धि में विकास निहित नहीं होता, किंतु विकास में वृद्धि निहित होती है। अर्थात वृद्धि जो है, भले ही बच्चा 18 साल का हो जाए, उसका शरीर कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जब तक उसके अंदर विकास नहीं होगा तब तक वो कोई काम का नहीं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो बच्चे की वृद्धि तो हो गई, शारीरिक लंबाई बढ़ गई, भार भी बढ़ गया, तो उसका विकास भी हुआ हो। तो वृद्धि में विकास निहित नहीं होता, ऐसा पाया जाता है। बहुत से एग्जाम्पल हैं कि बच्चे के शारीरिक अनुपात में वृद्धि हुई है, क्या कहना चाहिए, लंबाई बढ़ी है, चौड़ाई बढ़ी है, और क्या बच्चे का भार बढ़ा है, लेकिन ये इसमें ज़रूरी नहीं कि विकास भी शामिल हो, कि उसकी क्षमता बढ़ी, उसकी मात्राएं बढ़ी, उसके अंदर गुण आए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन विकास जहाँ पर होगा तो वहाँ पे वृद्धि निहित होगी ही होगी। ठीक है, अगर विकास जहाँ पे हुआ है, बच्चे के अंदर विकास दिखाई दे रहा है, उसके गुणों में वृद्धि हो रही है, उसकी क्षमता में वृद्धि हो रही है, मतलब विकास हो रहा है, तो समझा जाएगा कि उसकी वृद्धि भी साथ सही वृद्धि चल रही है। इन दोनों का आपसी सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी कोई एक चीज़ कम होती है तो समझ लीजिए वो असामान्यता को जाहिर कर रहा है। एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक के बारे में आपने सुना होगा, स्टीव हॉकिंस हैं शायद, तो उनका क्या हुआ था, शारीरिक विकास, कुछ उनकी बीमारी थी उनको बचपन में, उसकी वजह से शारीरिक विकास नहीं हो पाया था, लेकिन उनका जो मानसिक विकास था वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, बहुत। आज देखिए उनका नाम लिया जाता है दुनिया के ग्रेट साइंटिस्ट में। तो ऐसा हो सकता है बच्चों कि बच्चे की शारीरिक वृद्धि ना हो पाए, नहीं, कुछ कारण से, बहुत सारे रीज़न रहते हैं, उनके बारे में भी आपको आगे की क्लासेस में बताएंगे। लेकिन अगर बच्चे का मानसिक विकास या बच्चे के अंदर विकास हो रहा है, मानसिक, सामाजिक, बताया मैंने बहुत तरह के विकास है, नैतिक, संवेगात्मक विकास, अगर ये हो रहा है तो बच्चा, क्या कहना चाहिए, बहुत मतलब मानसिक रूप से स्ट्रांग होगा, भले उसका शरीर जो है स्ट्रांग हो या ना हो। ठीक है, ये शरीर को स्ट्रांग करने में काम आता है, मतलब शरीर का भार, बताया ना, जैसे इसमें लंबाई चौड़ाई भार में वृद्धि दिखाता है, लेकिन वो उसके अंदर मजबूती आना, मांसपेशियों में मजबूती आए कि नहीं, कार्यक्षमता में बढ़े, कार्यक्षमता बढ़ी या नहीं, वो दिखाता है विकास। क्लियर? अब देख लेते हैं वृद्धि और विकास की क्या अवस्थाएं होती हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि किस एज तक कौन सी अवस्था रहती है। अब बार बार अगर जो बच्चे रट्टा मारते हो तो बहुत भूलते हैं कि कौन सी अवस्था कब तक होती है। देखिए, हम बच्चे की जो है विकास की जो जर्नी शुरू हो जाती है, वृद्धि और विकास की जर्नी गर्भाकाल से, या फिर उसको गर्भावस्था बोलते हैं, प्रीनेटल स्टेज, और फिर उसके बाद जन्म तक ये जो अवधि है गर्भावस्था जो कहलाती है, वो गर्भाधान से लेकर जन्म तक को कहा जाता है गर्भावस्था। बच्चा जब अपने माँ के पेट में रहता है, भ्रूण में विकसित होता है, हाँ, उसको गर्भावस्था कहा जाता है, गर्भकाल बच्चे का। ठीक, फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है ये है शिशु काल या शैशव अवस्था, स्टेज ऑफ इन्फेंसी कहा जाता है, जो कि 0 से मतलब जन्म से कह सकते हो, 0 मत लिखिए, जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था जो है क्या कहलाती है, शैशव अवस्था। फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था को कौन कौन से, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। तो ये शुरू हो जाती है 4 से 12 वर्ष तक। तो 4, 5 एंड 6 इसको कह सकते हो आप पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, 4, 5, 6 साल का बच्चा जो है पूर्व बाल्यावस्था का कहलाता है। और 7, 8, 9 और 10 और 11, 12 ये जो एज आ जाती है, ये आ जाती है उत्तर बाल्यावस्था की। ठीक है, तो जनरली जो माना जाता है बाल्यावस्था का बालक जो, इसको अगर बहुत से विद्वानों ने 2 भागों में बांटा है, और या बहुत से लोग 6 से 12 साल तक की अवस्था को बाल्यावस्था में इंक्लूड कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि पूर्व और उत्तर लगाया जाए, बस आप ये याद रखिएगा कि 6 से लेके 12 साल तक का बच्चा। और शैशवावस्था जैसे इसमें बताया है कि 3 वर्ष तक ही है, शैशवावस्था को कहीं कहीं 6 वर्ष तक की, 5 वर्ष तक कह सकते हो, 5 वर्ष तक की मान लिया जाता है। ठीक है, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष, 6 वर्ष से मान लिया जाता है, 6 से 12 वर्ष तक ये बाल्यावस्था है। सिंपल वे में याद रखना है आपको, तो यही रखेंगे कि जो शैशव अवस्था है जन्म से लेके 6 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, और 6 वर्ष से 12 वर्ष तक जो कहलाती है वो बच्चे की बाल्यावस्था, और 12 से लेके 18 वर्ष तक किशोरावस्था। किशोरावस्था आ जाती है, देखिए 13 से 19, 12 साल पूरा कर चुका बच्चा, अब 13 से 19 साल तक को किशोरावस्था माना है। और एडल्टनेस मतलब कि वयस्कता, एडल्टहुड कह सकते हैं, अबव 20। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एकदम सेम एग्जिट इसी एज में है, लेकिन ये सामान्य रूप से ये जो प्रमाणित किया गया है ये ऐसा ही है कि बच्चे की जो सामान्य शैशवावस्था रहती है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12, और ये 6 के अनुपात में आप बांट लीजिए, 12 से 18 किशोरावस्था। अब देखते हैं वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से होते हैं। वृद्धि और विकास दोनों को साथ में लेके चलने हैं। देखो, शारीरिक विकास, जब बच्चे के शरीर के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, जो बदलाव होते हैं, जो वृद्धि होती है, वो उसको कह सकते हैं शारीरिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल वे में। और उसके बाद आता है ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है, बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होना, बच्चे की मानसिक, कहना चाहिए मानसिक बुद्धि, जो बच्चे की बुद्धि जो है वो कितने लेवल तक पहुंची है ना, ये सब कहलाता है मानसिक विकास। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे बुद्धि का एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धि के बारे में, IQ लेवल जो होता है। फिर 3rd नंबर पे संवेगात्मक विकास, इमोशनली कितना डेवलपमेंट आ रहा है बच्चे के अंदर, इमोशनल डेवलपमेंट। नैतिक अथवा चारित्रिक विकास, मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट कितना है बच्चे का। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, और भाषात्मक मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये सारे जो हैं वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम कहे जाते हैं। ठीक है, तो खैर नाम से समझ में आ रहे हैं, शारीरिक फिजिकल, ज्ञानात्मक कॉग्निटिव, संवेगात्मक इमोशनल, नैतिक अथवा चारित्रिक को कह सकते हैं मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट, सामाजिक मीन्स सोशल, और भाषात्मक मतलब उसका लैंग्वेज में कितनी मतलब कितना डेवलप हो रहा है, नहीं विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, ये विकास की जो प्रोसेस क्रिया है कैसी है, नॉर्मल है कि स्लो है कि हाई है, ये सारी चीज़ें हमें अध्ययन करनी पड़ती हैं बच्चे के। पूरे बच्चे ऐसा नहीं है बेटा कि बच्चा जो है
बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। हम चाहें अगर बच्चे को सही वातावरण मिले, सही शिक्षा मिले, सही शिक्षक मिले, तो बच्चे के विकास की जो प्रक्रिया 2 गुनी गति से बढ़ सकती है। देखते हैं अब इसके सिद्धांत क्या क्या हैं बच्चों। बच्चे वृद्धि और विकास के सिद्धांत, सबसे पहले देखते हैं निरंतरता का सिद्धांत। तो ये जो विकास, जैसे बताया मैंने कि ये निरंतर गति से चलता रहता है। आजन्म मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता ही रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। ये होता है कि कभी स्लो और कभी तेज गति से होता है। अभी भी बताती हूँ मैं। देखो, कब बच्चे का शैशवावस्था में जो है बच्चे का जो विकास है वो तेज गति से होता है। शैशवावस्था जो होती है वो बहुत तेज गति से उसके अंदर वो क्या कहना चाहिए, डेवलपमेंट होता है। और कम 90% जो डेवलपमेंट में मानसिक बच्चे का जो बुद्धि का 90% तक विकास जो है उसकी शैशवावस्था में हो चुका रहता है। उसके बाद जो विकास की क्रिया है वो बाल्यावस्था में आके थोड़ी सी स्लो पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है, विकास की गति और तेज हो जाती है, जैसे ही शैशवावस्था में थी। और फिर उसके बाद किशोरावस्था को पार करके एक समय के बाद वो बहुत स्लो पे आ जाती है। तो ये ऐसे निरंतरता का सिद्धांत रहता है, लेकिन विकास और वृद्धि की गति की दर एक सी नहीं रहती। ठीक है, इसकी जो गति है वो एक सी नहीं रहती, कभी स्लो कभी हाई, इस तरह से चलती है। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, इसका अर्थ है बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो विकास हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है, वो अलग अलग कहलाती है, अलग अलग होती है। क्योंकि हर बालक एक दूसरे से, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए हर व्यक्ति के अंदर होने वाला विकास या वृद्धि भी अलग अलग दिखाई देती है, अलग अलग होती है। जैसे हर किसी, देखिए आप देखिए कि सेम एज के बच्चों की हाइट एक जैसी नहीं रहती। सब बच्चों की हाइट कहाँ एक जैसी रहती है, ना ही भार एक जैसा रहता है। तो सबका अलग अलग है, ये इंडिविजुअल मैटर है सबका। ये डिपेंड करता है उनके खान पान पर, उनके जेनेटिक रीजन्स पर, उनकी शिक्षा दीक्षा पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो है व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत को फॉलो करता है। ये सब क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ऐसे दे देंगे खूब सारे सिद्धांतों के नाम और कौन सा नहीं है। विकास, बच्चे की वृद्धि और विकास में कौन सा सिद्धांत नहीं है या असत्य है, तो इनमें से कुछ और ऐसा दे दिया जाएगा, लेकिन उस समय हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअल क्या है। इसलिए जो हैं वो हम देख लेते हैं, फिर तो हमें बहुत आसान रहेगा कि असत्य कथन को छांटना, जो गलत है उसको छांटना। फिर है विकास क्रम की एक रूपता। ये क्या है, विकास जो का जो क्रम है वो एक रूप में होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि हर बच्चा मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा के बारे में बात हो रही है। हर कोई बच्चा शैशवावस्था में, चाहे शैशवावस्था उसकी कितनी एज तक, 6 वर्ष तक कहलाती है। हर बच्चा जो है बाल्यावस्था में उसका किस तरह का विकास होता है, स्कूल जाना सीखता है, बोलना सीखता है, उसकी भाषा का विकास होता है। मतलब ये एक रूपता पाई जाती है क्या, विकास के क्रम की। सबका पहले ऐसा नहीं किसी की शैशवावस्था के बाद सीधे किशोरावस्था आ गई, बिल्कुल नहीं होता ना ऐसा। तो ये एक क्रम के रूप में आगे आगे बढ़ता है। तो ये एक रूपता पाई जाती है, विकास का जो क्रम है वो एक रूप में रहता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस तरह से वो चढ़ती जाती है। फिर नेक्स्ट है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। बहुत अच्छी बात है, ये देखिएगा बच्चों, विकास ऐसा नहीं पहले क्या हो गया, बच्चे का स्पेशल विकास हो गया, फिर उसके बाद उसका जो है सामान्य विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। विकास हमेशा सामान्य से विशेष, पहले जनरल चीजें, फिर उसके बाद उसमें, जैसे बच्चा पहले एक एक वर्ण को बोलना सीखता है, मामा, पापा, बुआ, इस तरह से बोलना सीखता है सामान्य रूप से। फिर धीरे 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 वो सेंटेंस बनाना सीखता है, मम्मा पानी दो, पापा मुझे जाना है, सेंटेंस बनाना सीखा। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है। फिर उसके बाद देखोगे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो लिखना सीखने लगता है। मतलब फिर उसके बाद कई चीज़ों की जानकारी, बहुत से विषयों के बारे में समझना सीख जाता है। तो उसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन आ रहा है, विशेषताएं जो आ रही हैं, पहले वो नॉर्मल था, सामान्य था, धीरे धीरे वो विशेष की ओर अग्रसर होता है। तो विकास जो है हमेशा विशेष, सामान्य से विशेष की ओर चलता है। फिर है परस्पर संबंध का सिद्धांत, अर्थात विकास और वृद्धि आपस में परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, विकास जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया है कि विकास और वृद्धि जो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट है
विकास लंबवत सीधा नहीं होकर वर्तुलाकार होता है। ये वर्तुलाकार क्या है बच्चों? वर्तुलाकार है। ये मैं चार्ट इसलिए लेकर आई हूँ। विकास कभी ऐसे नहीं चलता लंबवत, या ऐसे रेखा में या ऐसी रेखा खींच दिए, ये विकास के लिए नहीं, विकास को परिभाषित नहीं करती है। विकास देखिए कैसा होता है, व्यक्ति अपनी विशेष जो कहना चाहिए डेवलपमेंट की जर्नी, विकास की जर्नी इस तरह से शुरू करता है। फिर इतना विकास हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस तरह से इसका विकास जो है ऐसे क्रम चलता रहता है। सीधे इस तरह की रेखा में अगर चाहें बच्चे का विकास हो रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। विकास की एक अपनी क्या थ्योरी है जो इस तरह से चलती है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये बच्चे के विकास के, ये रेखा जो है विकास को परिभाषित कर रही है। बच्चा विकास विकसित हुआ, ऊपर तक उसका विकास डेवलप हुआ, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इतने दूर तक गया, फिर नीचे आया। मतलब कि विकास एक ऐसी चीज है जो एकदम ऐसा नहीं, ना तो एकदम लंबवत केवल विकास होता चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता। बच्चे के अंदर विकास के बाद थोड़ा सा फिर उतार, मतलब उतार चढ़ाव, इस तरह से जो है विकास का क्रम रहता है। इसीलिए इसको कहा गया है वर्तुलाकार। और वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। बच्चे की कितनी वृद्धि होगी, कितना उसके अंदर विकास होगा, ये डिपेंड करता है उसका वंशानुक्रम और उसका वातावरण, कि उसको किस तरह का वातावरण मिल रहा है। तो आज की क्लास का आप सारांश देख लेते हैं। क्या है सारांश? बालक विशेष की जीवन यात्रा अपनी माँ के गर्भ में क्रिया के तत्काल बाद शुरू हो जाती है। जीवन यात्रा की शुरुआत माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। ठीक है। वृद्धि की तुलना में विकास शब्द अपने आप में काफी अधिक व्यापक है। ठीक, वृद्धि क्या है, एक कहना चाहिए कि इतनी व्यापक नहीं है, एक नैरो अर्थ में प्रयोग की जाती है, और जो विकास है वो उसका बहुत ही व्यापक अर्थ है, ब्रॉड। और वृद्धि एवं विकास में संबंधित इन सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापकों और माता पिता के लिए अपने बालकों की उचित और सर्वांगीण विकास प्रक्रिया में काफ़ी सहयोगी सिद्ध हो सकता है। तो बीइंग टीचर और बीइंग पेरेंट्स, हम सबको इसकी सिद्धांतों के बारे में समझना होगा, हमें ज्ञान होना ही चाहिए ये किस तरह से वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं, जिससे कि हम अपने बच्चों को अपने ऑब्जर्वेशन में देख सकें कि सही से विकास हो रहा है बच्चे का या नहीं, सही से वृद्धि हो रही है या नहीं। और वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करती है, जिन्हें वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत कहा जाता है। कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, उन्हीं का अनुसरण करती है ये जो प्रक्रिया होती है वृद्धि और विकास की, और इन्हीं को कहा जाता है वृद्धि और विकास के सिद्धांत। चलिए, इसी के साथ ही आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। और धन्यवाद आप सभी का जो आप सबने देखा, और मुझे आशा है कि आप आगे भी इसी तरह पेडागोजी के अन्य टॉपिक भी अच्छे से हम लोग साथ में लेके चलेंगे, और आपकी तैयारी को बहुत मजबूती मिलेगी हमारे सिविल माइंड्स की प्लेटफॉर्म पे। ओके, धन्यवाद, बाय।